जय हिंद फ्रेंड्स। तो ये हाजिर हूं मैं आपके सामने। आज आप लोग के लिए लाया हूं मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मुझे दो बात करनी है। सबसे पहली बात ये कि आप लोगों का बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया मेरे पार्ट फर्स्ट को इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए। उसमें इतना अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है कि बस हम लोग तुरंत आप लोग के लिए ले आए हैं पार्ट नंबर सेकंड। सो प्लीज आप लोग पार्ट फर्स्ट को, जो लोग नहीं देखे यानी पार्ट सेकंड को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाकर के पार्ट फर्स्ट को जरूर से देखना और उसको और ज्यादा सपोर्ट करो और ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो आप लोग ये चीज जान लो कि हम लोग जो कैंप असिस्टेंट का पेपर होने वाला है यूपीपीसीएल की तरफ से, जो कैंप असिस्टेंट का पेपर मई या जून में होने वाले हैं, इसके पेपर सॉरी जून या जुलाई में इसके पेपर होने वाले हैं। सो वहां पर जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक पूरी की पूरी कंप्यूटर से रिलेटेड पूरी एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हुए हो इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। ऐसी तरह आप लोग हमारे वीडियोस, हमारे चैनल के लिए आप लोग अपना सपोर्ट बना के चलिए तो मेरी एकदम 100% गारंटी कि आप लोग का कंप्यूटर सेक्शन का क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा। आप सारे के सारे क्वेश्चन को एकदम स्मूथली करते हुए चले जाएंगे आगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मोस्ट रिपीटेड कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्पेशली फॉर कैंप असिस्टेंट एंड स्पेशली फॉर कैंप असिस्टेंट पेपर विच इज डन बाय यूपीपीसीएल। ठीक है, चलो फिर आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ, मैं शिवांशर आपका। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे ये है पार्ट सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि पार्ट फर्स्ट पहले भी अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उसको जाकर के जरूर से सपोर्ट करिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं उसको भी देख लेना, क्योंकि होगा क्या, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप उसको भी देख लोगे तो आप लोग की और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और आज यहाँ के वीडियो की बात करें तो आज क्वेश्चंस कहां पर से हैं? आज हमारे पास 20 मार्च 2021 फर्स्ट शिफ्ट यूपीपीसीएल एग्जाम, यानी कि आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे 20 मार्च 2021 यानी लास्ट ईयर जो हम लोग का यूपीपीसीएल के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, सेम टू सेम एज इट इज, सारे क्वेश्चंस नहीं बट जो उसमें से मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ, यानी आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? देखो, वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर रुके रहना। वीडियो के लास्ट में एक बहुत अच्छा टॉपिक, यानी एक आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट। ठीक है, सो इंटरनेट और इंटरनेट के बीच अगर आप लोगों को डिफरेंस समझना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा आपको इंटरनेट और इंटरनेट के बीच का पूरा डिफरेंस आपको मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, चलो फिर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? गूगल हैंगआउट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि गूगल हैंगआउट निम्न में से किसका उदाहरण है? देखो, गूगल हैंगआउट जो हम लोग यूज करते हैं अपने फोन्स पर, लैपटॉप्स पर या जिस भी डिवाइस पर, ठीक है, तो वो किस चीज का एग्जांपल है? नीचे दिए गए इन चारों ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए डायल अप सर्विसेज, बी इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क, सी ओनली वॉइस कॉल सर्विसेज, या फिर डी डिफॉल्ट टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है, सो किस चीज का एग्जांपल है गूगल हैंगआउट? गूगल हैंगआउट हमारे किस चीज का एग्जांपल है? गूगल हैंगआउट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? डायल अप सर्विसेज, इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क, ओनली वॉइस कॉल सर्विसेज, या फिर डिफॉल्ट टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है, तो ये हमारे किस चीज का एग्जांपल है? ऑप्शन बी। ये हमारे किस चीज का एग्जांपल है? ऑप्शन बी, यानी कि इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क। गूगल हैंगआउट किस चीज का एग्जांपल है? इंटरनेट टेलीफोन नेटवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 फाइल विच ऑफ द फॉलोइंग मार्जिन डज नॉट एग्जिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोगों ने फर्स्ट पार्ट को देखा होगा उन्होंने इस क्वेश्चन को जरूर से देखा होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार यूपीपीसीएल वालों ने रिपीट करवाया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 फाइल के पेज सेटअप ग्रुप में निम्न में से कौन सा मार्जिन मौजूद नहीं है? यानी कि हमसे देखो, सबसे पहले तो जो नॉट वाले क्वेश्चन, नॉट वाले जो वर्ड होते हैं, इनको मैंने हमेशा आप लोगों से बोला है कि इसको ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा हम ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से, एकदम शांति से पढ़ेंगे उसको। किसको? क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोल रहा है यहाँ पर कि पेज सेटअप ग्रुप में, किसके पेज सेटअप ग्रुप में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप ग्रुप में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, नीचे जो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन, या कह सकते हैं कौन सा ग्रुप आपके पास अवेलेबल नहीं होता, मौजूद नहीं है? ठीक है, मौजूद नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन ए वाइड, ऑप्शन बी नैरो, ऑप्शन सी फ्रेम्ड, या फिर ऑप्शन डी मिरर।
कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कौन सा मार्जिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में अवेलेबल नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी फ्रेम्ड। ठीक है, देखो वाइड समझ में आता है, थोड़ा वाइड हो जाएगा आपका जो पेज सेटअप है, नैरो मतलब एकदम पतला सा हो जाएगा, मिरर मतलब आपका रिफ्लेक्टिव वाला जो होता है वो हो जाएगा, यानी यहाँ पर फ्रेम्ड का क्या ही मतलब होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये जो फ्रेम्ड वाला जो हमारे पास कह सकते हैं फ्रेम वाला जो पेज सेटअप है वो हमारे पास मौजूद नहीं होता। किसमें नहीं होता? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, यानी कि निम्न में से किसका उपयोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है। यानी नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, सो इसका बहुत अच्छा आंसर जो लोग ट्रिपल सी पढ़े होंगे, क्योंकि ट्रिपल सी के ही लेवल का आपका पेपर होने वाला है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एंड आपको एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पर, MODEM। ठीक है, तो ये जो MO है इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन ही होता है। और इसका मतलब DEM का मतलब क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन। ठीक, तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं मॉडम का मतलब ही होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। एंड ये चीज आप लोग समझ लीजिएगा, मॉड्यूलेशन से डीमॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करने का काम भी मॉडम का होता है, और डीमॉड्यूलेशन से मॉड्यूलेशन का काम कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडम ही करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, when you delete a cell attached to the Microsoft Excel formula, which of the following error does it happen। यानी कि इसको हिंदी में एक बार पढ़ते हैं, जब आप Microsoft Excel फॉर्मूले से जुड़े सेल को हटाते हैं तो निम्न में से कौन सी त्रुटि होती है। देखो जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखो, सबसे पहली चीज तो एक चीज जान लेना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो पता ही था, हाँ ठीक है पता था, तो जिनको नहीं पता उनके लिए है। ठीक है, तो देखो अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऐसी हमारे पास वर्कशीट होती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ ऐसी हमारे पास वर्कशीट होती है जिसमें अलग अलग चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज आप लोग को पता होगा, हम लोग बेसिकली कैलकुलेशन के लिए ही यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एसेट्रा एसेट्रा, तो इस चीज के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हैं। यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मूले से जुड़े किसी सेल को हटाते हैं, यानी कि जैसे अगर हमने या इस सेल से लेकर के इस वाली सेल से लेकर के इस वाली सेल तक हमने कोई एक फॉर्मूला लगा दिया, और हमने मान लेते हैं इस बीच वाली सेल को हम लोगों ने क्या किया, हटा दिया। ठीक है, तो वहां पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एरर होता है। ठीक है, वहां पर हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा एरर होता है। कौन सा एरर होता है भैया, ए हैशटैग नेम क्वेश्चन मार्क, बी हैशटैग वैल्यू एक्सक्लेमेटरी साइन, या फिर सी हैशटैग REF एक्सक्लेमेटरी साइन, या फिर डी हैश एंड अपॉन ए। ठीक है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, बहुत अच्छे से कुछ लोग जान रहे होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं भी जान रहे होंगे। तो जो लोग जान रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए हम आपको बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हैशटैग REF एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, ये फॉर्मूला एरर आपका वहां पर दिखाने लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इन MS एक्सेल व्हाट इज सीलिंग फंक्शन, यानी कि MS एक्सेल में सीलिंग फंक्शन क्या है। ठीक है, यानी MS एक्सेल देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको MS एक्सेल से देखने को मिल रहे हैं। दैट मींस कि आपका जो MS एक्सेल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसीलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MS एक्सेल में सीलिंग फंक्शन ये क्या होता है। MS एक्सेल में सीलिंग फंक्शन क्या है, ऑप्शन ए दिस राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द करेस्पॉन्डिंग नंबर, ऑप्शन बी दिस राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द मीनिंगफुल वैल्यू, ऑप्शन सी दिस राउंड्स द नंबर, दिस राउंड्स ऑफ होगा यहाँ पर। ठीक है, दिस राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नेक्स्ट इंटीजर, अप टू द नेक्स्ट इंटीजर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी MS एक्सेल में सीलिंग फंक्शन क्या होता है। सो ऑप्शन ए बी सी डी मैंने आपको बता दिया, कुछ गेस करिए जल्दी से। सो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये क्या करता है, सीलिंग फंक्शन हमारा क्या करता है, ये किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर देता है, यानी राउंड्स ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ द मीनिंगफुल वैल्यू। यानी कि ये हमारे उसी मतलब नंबर को पहली बात तो राउंड ऑफ करता है, और कहां तक करता है, एक मीनिंगफुल वैल्यू तक। ठीक है, समझ में आ रही है चीज, मीनिंगफुल वैल्यू का मतलब जिसका कि करेक्ट मीनिंग लिख ले, ये नहीं कि किसी भी तरह हमने राउंड ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक मीनिंगफुल वैल्यू में ये क्या करता है, राउंड ऑफ करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ विच टूल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सी द सिनोनिम्स ऑफ एनी वर्ड, यानी कि हमसे क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल की मदद से हम किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं।
किसी शब्द की मदद से हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढ सकते हैं। किस ऑप्शन की वजह से, किस ऑप्शन की मदद से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच टूल, ठीक, किस टूल की मदद से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टूल की मदद से, देखो लिखा हुआ है। सो ऑप्शन ए ट्रांसलेट, ऑप्शन बी थिसारस, ऑप्शन सी डिक्शनरी या फिर ऑप्शन डी स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखो सबसे पहले लोगों को कंफ्यूजन ट्रांसलेट में नहीं होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर में भी नहीं होगा, मान लिया कंफ्यूजन होगा सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी एंड थिसारस में। देखो डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी हमको किसी भी वर्ड की मीनिंग बताती है, ठीक है, डिक्शनरी हमको किसी भी वर्ड की मीनिंग बताती है, ना कि सिनोनिम्स बताती है। ध्यान रखना इस चीज को, डिक्शनरी हमको उस वर्ड की मीनिंग बताती है, सिनोनिम्स नहीं बताती है। बट वहीं पर जो थिसारस होता है आपका, पहली बात तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थिसारस होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि थिसारस एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हमको किसी भी वर्ड का सिनोनिम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सिनोनिम देखने को मिलता है, ना कि मीनिंग देखने को मिलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द OCR फॉन्ट बेस्ड ऑन US स्टैंडर्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा US मानक पर आधारित OCR फॉन्ट है। देखो सबसे पहले तो OCR का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देखो मैं बताने वाला हूं फुल फॉर्म, बट उससे पहले आपको एक बार कमेंट में बताना होगा कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, पहली बात तो ये आप बताइए, चलिए कमेंट करके जल्दी से। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बता दिया होगा यहाँ पर OCR का फुल फॉर्म। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलो आगे बढ़ते हैं। OCR A, OCR C, OCR B एंड OCR C बोथ, या फिर ओनली OCR B, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, OCR A, OCR C, OCR B एंड OCR C बोथ, यानी OCR B और OCR C दोनों, या फिर ओनली OCR B। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी OCR A। देखो क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फॉन्ट है, कौन सा ऐसा फॉन्ट है जो कि US स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, ठीक है। तो कौन सा फॉन्ट होगा, OCR A, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का OCR A, या फिर उसको कुछ लोग ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर OCR A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली दोज डेटा आर प्रेजेंट इन कॉलम्स ऑफ अ शीट विच मीट अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया, यानी निम्नलिखित में से किसके माध्यम से शीट के कॉलम में केवल वही डेटा मौजूद होता है जो एक विशेष मानदंड को पूरा करता है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, जो नीचे दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑप्शन कि अगर हम वो ऑप्शन को लगा देते हैं, यानी उस ऑप्शन को हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं वहां पर किसी भी शीट पे या कहीं पर भी, तो हमको सिर्फ वही डेटा देखने को मिलता है जो डेटा एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, विच मीट अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। दैट मीन्स कि वो डेटा ही हमारे सामने प्रेजेंट होता है जो डेटा एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए फिल्टरिंग, ऑप्शन बी ऑटो सम, ऑप्शन सी सॉर्टिंग, या फिर ऑप्शन डी पिवटिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यानी किस ऑप्शन की मदद से हम सिर्फ वही डेटा देखते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मिलता है, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए फिल्टरिंग। देखो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। आजकल के टाइम पर Amazon और फ्लिपकार्ट वगैरह बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोगों के बीच बहुत ज्यादा चर्चित है जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां पर अगर हम लोग देखें तो जब हम लोग कोई किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग सर्च कर रहे होते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है ऊपर की तरफ, यहाँ साइड पे फिल्टर का ऑप्शन होता है, ठीक है, फिल्टर का ऑप्शन होता है। इवन अब तो यूट्यूब वगैरह पर भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पर भी हमको देखने को मिलता है फिल्टर का ऑप्शन। तो फिल्टर क्या करता है, फिल्टर पर हम अपनी रिक्वायरमेंट डाल देते हैं। लाइक अगर हम फ्लिपकार्ट और Amazon पर सर्च कर रहे हैं तो हम वहां पर अपने बजट डाल सकते हैं, मतलब कितने रुपए से कितने रुपए तक के हमको प्रोडक्ट देखने हैं। या फिर अगर हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हम अपलोड टाइम देख सकते हैं, ड्यूरेशन देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये फिल्टर क्या करते हैं, हमको हम जो कंडीशन लगाते हैं कि हमको ऐसी 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 चीजें चाहिए, तो फिल्टर हमको वही चीजें दिखाते हैं जो हमारी लगाई हुई कंडीशन को, या वो वही डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे लगाए हुए क्राइटेरिया को, जो हमारे लगाए हुए एक मानदंड को पूरा मैच करता है उससे,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ओपन द इंसर्ट फंक्शन विंडो इन एमएस एक्सेल डू यू यूज। यानी कि देखो सबसे पहले तो इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ से तुम मार्क कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विंडो खोलने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, जरा बताइए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम आपको पहले क्वेश्चन का मतलब बता दें, नहीं आप कहेंगे सर क्वेश्चन का मतलब बताए नहीं और आप हमसे आंसर पूछने लगे, बता रहे भैया सब्र करो। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन द इंसर्ट फंक्शन विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किस शॉर्टकट की, कीबोर्ड शॉर्टकट की यानी किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं जिससे कि हम लोग इंसर्ट फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन की विंडो को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग ओपन कर लें। ठीक है, कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन की विंडो को हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस F1, बी शिफ्ट प्लस F1, सी कंट्रोल प्लस F3 या फिर डी शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर फिलहाल मैं आपको बता दूं ऑप्शन डी होगा शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा शिफ्ट प्लस F3। यानी कि अगर हम लोग शिफ्ट प्लस F3 एमएस एक्सेल में प्रेस करते हैं, एमएस एक्सेल खुलने के बाद अगर हम उसमें शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं तो वहां पर इंसर्ट फंक्शन की पूरी विंडो वहां पर ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड लैचेस आर यूज। देखो निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और कुंडी का उपयोग किया जाता है। देखो क्वेश्चन में साफ से पूछ रहा है कि नीचे दिए गए इन 4 चीजों में हार्ड डिस्क, रोम, एसआरएम या फिर डीआरएम किस चीज में ट्रांजिस्टर्स और लैचेस दोनों का यूज होता है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में ट्रांजिस्टर और लैचेस दोनों का यूज होता है। देखो सबसे पहले तो आप लोग अगर मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो वहां पर मैंने आपको ट्रांजिस्टर का एक वीडियो में आपको यूज बताया था जिसमें मैंने जनरेशन के बारे में बताया था। तो जो लोग ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हो वो कमेंट सेक्शन पर जरूर से बताना कि व्हाट इज ट्रांजिस्टर, व्हाट इज ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसको जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल सी के लेवल का क्वेश्चन है ये भी ट्रिपल सी के लेवल का ही क्वेश्चन है। आपको ट्रिपल सी में बहुत अच्छे से बताया जाता है कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स क्या होता है ये चीज आप कमेंट सेक्शन पर जरूर से बताना। और एक चीज और आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताएंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो कैसी लगी आप लोग को। ठीक है, और क्या क्या आप लोग की रिक्वायरमेंट है और वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर से अपना फीडबैक दिया करिए, बहुत अच्छा लगता है। लास्ट वीडियो में मेरे बहुत अच्छे फीडबैक आए थे, मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिला था। ठीक है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बना रखिए, मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है। चलो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रांजिस्टर और लैचेस में यूज, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जिसमें ट्रांजिस्टर और लैचेस यूज होते हैं। हार्ड डिस्क, रोम, एसआरएम या फिर डीआरएम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी यानी कि SRAM। अब यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सब लोग SRAM का फुल फॉर्म जरूर से कमेंट करके बताओगे। ठीक है, जरूर से कमेंट करके बताओगे क्योंकि इसका जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट में मैंने इसी वीडियो का पार्ट फर्स्ट में अभी कुछ दिन पहले की अपलोड हुई वीडियो है, तो उसमें मैंने आपको SRAM का फुल फॉर्म बकायदा बताया हुआ है और SRAM का फंक्शन भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट में समझाया हुआ है। एक नक्चल में मैंने आपको SRAM का भी फंक्शन समझाया है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना, और जो लोग नहीं देखे हो तो वहां पर जाके इसको जरूर से देख लेना। मैं बोला ना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे जाते हैं ट्रांजिस्टर और लैचेस किस में यूज होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा SRAM। यानी कि देखो मैं फुल फॉर्म इसका बता दे रहा हूं आपको, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये होता है DRAM क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों के फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, उस वीडियो में जा करके आप लोग इसको जरूर से देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 KB। यानी कि निम्नलिखित में से कौन 1 KB के बराबर है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इज इक्वल टू है 1 KB के। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इज इक्वल टू है 1 KB के। ऑप्शन ए 1 MB, ऑप्शन बी 512 निबल्स, ऑप्शन सी 8192 बिट्स या फिर ऑप्शन डी 512 बाइट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11th का करेक्ट आंसर क्या होगा, किस चीज के बराबर है, वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 8192 बिट्स के बराबर। देखो अगर आपको ये चीज का कन्वर्जन जानना है, ठीक है, कि 1 KB कैसे 8192 बिट्स के बराबर हो गया, ये चीज कैसे हुई। ठीक है, ये चीज कैसे हुई, तो उसके लिए आप लोग मेरी एक वीडियो बनी हुई है। ठीक है, मतलब प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के आपको प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने स्टोरेज यूनिट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पर जाके आप चाहें तो इसको समझ सकते
लेते हैं। उससे क्या होगा, अगर यहाँ पर तो लास्ट ईयर पूछ लिया था 1 KB, ठीक है, यहाँ पर लास्ट ईयर क्या पूछा था 1 KB, यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया कुछ और 10 KB पूछ लिया, 13 KB पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? सो दैट्स वाई आपको क्या करना होगा, जा करके देख लेना। और यहाँ पर 1 KB दिया है, मान लो यहाँ पर 1 MB दे देता तो क्या करते? यहाँ पर मान लो 1 KB दिया हुआ है, हम तुमसे बोल रहे हैं यहाँ पर 1 बिट्स दिया हुआ है, तो क्या करते? तो इसीलिए बोल रहा हूँ वहां पर जाओ, एकदम से वीडियो को जरूर से देखना, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने आज के 12th क्वेश्चन की तरफ। भाई साहब फुल फॉर्म मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर फुल फॉर्म को जरूर से प्रिपेयर किया करो, हर फुल फॉर्म को जरूर से प्रिपेयर किया करो, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं, ठीक है। सो यहाँ पर हमसे किस चीज का फुल फॉर्म पूछ लिया? कोबॉल का, ठीक है, कोबॉल का यहाँ पर हमसे फुल फॉर्म पूछा हुआ है। सो ऑप्शन ए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी कॉमन बेस्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन सी कंपाउंड बेस्ड ऑपरेशनल लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी कंप्यूटर बिजनेस ऑपरेशनल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां पर अगर लोगों को कंफ्यूजन होगा तो इन दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं ही होना चाहिए, अगर आप पढ़े हुए हो तो, ठीक है। अगर आप पढ़े हुए नहीं हो, मतलब नहीं हो, तो फिर चारों में ही कंफ्यूजन होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, पेपर ही मत दो तब तो, ठीक है। अब अगर आप पढ़े हुए हो तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको कंफ्यूजन होगा इसमें और इसमें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन सिर्फ ओ में होता है, ओरिएंटेड एंड ऑपरेशनल, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्यों है भैया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये चीज जान लो, कोबॉल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है कोबॉल का? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबॉल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक। याद कर लेना इस चीज को, बार बार बोल रहा हूं, कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने 13th क्वेश्चन। देखो ये जो 13th क्वेश्चन है, इसी के लिए मैं आपको शुरू में बोला था कि भाई वीडियो को छोड़ के मत जाना, ठीक है, वीडियो को छोड़ के मत जाना। मैंने आप लोगों से बोला था वीडियो को छोड़ करके कोई नहीं जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंट्रानेट और इंटरनेट के बीच का डिफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल द नेटवर्क विच कनेक्ट्स यूजर टू एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किसे एक नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो सभी नेटवर्क को जोड़ता है, जो उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर के हर देश से जोड़ता है। देखो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, जो 4 ऑप्शंस है हमारे पास, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसे ऐसे हमने डिफाइन किया है कि जो नेटवर्क को जोड़ता है और उसके साथ ही साथ उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर के हर देश से जोड़ता है, ठीक है। यानी वो नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है एज वेल एज एट द सेम टाइम ये उपयोगकर्ताओं यानी कि यूजर्स को भी हमारे अक्रॉस एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड ये हमारे यूजर्स को भी कनेक्ट करता है। सो कौन सा ऐसा नेटवर्क है? ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी होम पेज, या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट। सो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर लोगों को कंफ्यूजन होगा तो वो होगा www और इंटरनेट में, या फिर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा सो इंटरनेट और इंटरनेट में कंफ्यूजन होगा। तो देखो www तो यार एक वो यूआरएल का फॉर्म है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका एक वेब एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। बात रही इंटरनेट की और इंटरनेट की, अब इन दोनों में अगर कंफ्यूजन है तो इसको कंफ्यूजन देखो यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं, बट उससे पहले एक चीज देख लेना कि इंटरनेट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इंटरनेट क्या करता है? हमारे नेटवर्क को भी आपस में कनेक्ट करता है एज वेल एज एट द सेम टाइम इट कनेक्ट्स यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। हम इंटरनेट की मदद से हम जहां चाहें वहां का चीजें, वहां के बारे में, रहन सहन, वहां कल्चर, जो भी जहां के बारे में हम लोग जानना चाहें वो चीज हम जान सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में हम जहां जाना चाहें अपने एक लैपटॉप डेस्कटॉप की मदद से बैठे बैठे घूम के आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं, देखते हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। देखो यहाँ पर मैंने आप लोग को एक डिफरेंस समझाया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट। यहाँ पर क्या है? देखो इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, ये चीज मैंने आपको बोला था। द इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट इनेबल्स पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। देखो यहाँ तक मैं आपको क्या समझाया है कि आपसे ये बोला है कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट हमारे एक ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है। इंटरनेट क्या है? ये हमारे कंप्यूटर्स को ग्लोबली कनेक्ट करता है, यानी अक्रॉस द वर्ल्ड ये कनेक्ट करता है, और ये इसकी मदद से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन अगर हमें करना है तो एक दूसरे के साथ हम इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकते हैं, एज वेल एज कोई भी कम्युनिकेशन अगर हम चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइव वीडियो कॉलिंग हो गई आपकी, हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट, ठीक है। तो इंटरनेट समझ में आ गया। अब देखो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है ये चीज देखना। ये ब्लैक, एक्चुअली ब्लैक फॉन्ट, सॉरी ब्लैक कलर चूज है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, सॉरी उसके लिए। चलो यहाँ पर इसको देख तो पहले। एन इंटरनेट ऑन द अदर हैंड इज अ लोकल और रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क दैट enables people to store, organize and share information within an organization। देखो यहाँ पर तुमसे क्या बोल रहा है
इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट देखो एक रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है। रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क मतलब कि इसकी एक लिमिटेशन होती है कि ये सिर्फ इतने दायरे के लिए बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नेटवर्क है जिसको बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसके लिए बनाया गया है? सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसका जो नेटवर्क होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा नेट। ठीक है, इंटरनेट बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क होगा, वो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही यूज कर पाएंगे। एंड नॉट ओनली मेंबर, दीज आर कॉल्ड ऑथोराइज्ड मेंबर्स। ठीक है, ऑथोराइज्ड मेंबर्स ही इसके यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसको जो चाहे वो यूज कर सकता है, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है आपस में जिससे चाहे उससे, और आपस में कम्युनिकेट भी कर सकता है। ऑन द अदर हैंड इंटरनेट क्या होता है? ये ग्लोबल नेटवर्क नहीं है, ये एक रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है, इसको सिर्फ कुछ लोग ही यूज कर सकते हैं। और बेसिकली ये देखो यहाँ पर किसके लिए होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चलो फिर उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनेट और इंटरनेट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो और थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।